बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। मैं अपनी बीवी से बहुत नफ़रत करता था। एक रात मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो मर गई। तो मैंने डर के मारे उसे पानी की टंकी में फेंक दिया और सबको बता दिया कि बीवी भाग गई है। अगले दिन फ़ोन आया कि आपकी बीवी के नाम 5 करोड़ की लॉटरी निकल पड़ी है, तो पिन को डालकर रकम ले जाएं। बीवी को तो मार दिया था। ससुराल पता किया तो इन्होंने कहा कि वो कोट तो बीवी की टांग पर बंधा हुआ था। जैसे ही रात हुई तो मैंने टंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हैरत से गिर पड़ा। मेरा नाम जैन है। मेरी शादी मेरी अम्मा ने अपनी मर्ज़ी से की थी। उनका कहना था कि मैं इस लड़की के साथ बहुत खुश रहूँगा। दरअसल मैंने बचपन से गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी। बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था और इस पर जो इन्हें रोज़ाना गुजारे लायक इजरत मिलती वो हम 6 बहन भाइयों की रूखी सूखी खाने में चली जाती। अम्मा भी अपनी पूरी कोशिश कर देती थी कि कोई हुनर आजमा कर थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त के लिए जोड़ लें। यूँ हमने तरस तरस कर रूखा सूखा खा कर बचपन गुजारा और बड़े हुए। मुझे ये गुर्बत की ज़िंदगी बहुत बुरी लगती थी, जिस पर तरस तरस कर जीना होता था। किसी को अच्छा पहनने और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूँगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली और काम निकम्मों जैसे थे। मैंने अम्मा से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा दें। अम्मा ये सुनकर पहले तो हैरान होती, फिर मुझे कोसती और डांटने लगती। कहती कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े वाली मिसाल ना बनो। गरीब की औलाद हो, गरीब की बनकर रहोगे और गरीबों की औकात जितनी ही ख्वाब देखो। वो कहती हैं कि खुद कुछ करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम में रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुमसे अपनी बेटी भी आएगा। अम्मा की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि शादी करूँगा ऐसी लड़की से करूँगा जो अमीर कबीर हो, खूब पैसे वाली हो। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया। जाहिर है आजकल की लड़कियां किसी की जेब देकर नहीं, बल्कि खूबसूरत शक्ल सूरत पर ज़्यादा ही मर मिटती हैं। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तराश खराश कर पॉलिश किया तो मज़ीद निखर गया। फिर तो 4 दिन किराए के कपड़े और बूट शूट पहनकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने लगा था और यूँ लगने लगा जैसे किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हो, और यूँ ही जाकर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो जाता। बहुत अरसे तक ये काम करने से कोई काम तो नहीं बना, बल्कि उल्टा किराए वाले आदमी का कर्जा बढ़ गया। अम्मा को कहा कि कर्जा उतार दें, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। अब्बा से कुछ नहीं कह सकता था, लिहाजा खुद ही छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया कि लड़की मिलती ना मिली। लेकिन अगर किराए वाले का कर्जा ना उतारा तो मेरा हशर नशर हो जाता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, तन के कपड़े पे जिस्म पर ना रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा ही सही लेकिन काम करूँगा। रोज़ की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती और वो कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता था कि अच्छे से अच्छा और अपनी हालत से बहुत ही ज़्यादा अमीर कबीर नज़र आऊँ। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की टकरा ही जाएगी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब यही था और सबसे बड़ा मकसद भी यही था। मेरे दिन रात इसी गर्ज के लिए मेहनत करते गुजरते थे। दूसरी तरफ मेरी अम्मा ने जब देखा मैं किसी काम काज से लग गया हूँ और थोड़ा बहुत कुछ कमाता हूँ, ठीक है घर में नहीं देता, लेकिन कम से कम अपने चौंसले तो अपनी कमाई से पूरे कर रहा हूँ, तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद अम्मा की नसीहतों का असर हो गया और मैं हकीकत को समझ गया और इसे भी कबूल कर लिया। इसीलिए अम्मा ने मेरे लिए अपने बराबर के तबके में रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अम्मा मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। मुझे पता तो उस दिन चला जिस दिन सुबह ही सुबह मेरे काम पर जाने से पहले अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले तुम्हें और तुम्हारा घर देखने आ रहे हैं।
अम्मा की ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं तो इसका साफ और वाज़ा मतलब यही था कि अम्मा लड़की देखकर आ चुकी हैं। तुमने रिश्ता कब देखा है अम्मा? मैंने हैरत से सवाल किया, जो अम्मा अब्बा खिलखिलाकर हंस दिए। बोली, मैं तो 1 महीने से रिश्ते देख रही थी, कोई 5-6 घर देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे इन सब में से यही लड़की और इसके घर वाले बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए इन्हें मैंने घर बुला लिया। अम्मा ने तफसील से बताया। क्या अमीर कबीर लोग हैं? मैंने पूछा। मेरा ख्याल था कि मेरी अम्मा को मेरी बात याद होगी और अम्मा ने रिश्ता ढूंढते वक्त इस बात को सामने रखा होगा, लेकिन अम्मा अब्बा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अम्मा को कुछ जवाब देता या मैं कुछ समझता, इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन रिश्ते वाले पहुंच गए थे। मैं पूरा समूह बनाकर खामोश हो गया। जो लोग देखने आए थे वो वापस जाते वक्त हाँ कह गए। इन्हें मैं और हमारा घर दोनों पसंद आए। अम्मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थीं, लेकिन मुझे कोई खुशी ना थी। मुझे रिश्ते होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की अमीर कबीर होती और इसे शादी के बाद मेरी भी ऐश हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे और ऐशो आराम के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इंसानियत और किरदार मेरे सामने बिल्कुल बेमायने हो चुके थे, लेकिन मेरी अम्मा भी लालच में अंधी नहीं हुई थी। इंसानी कदर और इंसानी किरदार को पैसे से ज़्यादा अहमियत देती थीं और लड़की और इसके घर वाले बहुत नेक नाम थे। इसलिए मेरे एहतजाज और मेरे इनकार को अम्मा ने किसी भी सूरत ना माना और मेरी मंगनी के साथ ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं इस सूरत हाल से बहुत दिल बर्दाश्ता था और किसी भी सूरत ही रिश्ता ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरे लाख चाहने के बावजूद ऐसा होता नजर नहीं आया। शादी की तारीख 2 महीने के बाद रखी गई। मैंने इस 2 महीने के अरसे में सर तोड़ कोशिश की कि जैसे भी मुमकिन हो इस गरीब घर से तय हुआ मेरा रिश्ता टूट जाए और मेरी शादी यहाँ पर किसी सूरत भी ना हो। मेरे लाख ना चाहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं टूटा और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मेरी माँ इस दिन बहुत खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ की पसंद से ही तो हुआ था और आज शादी थी। माँ का खुश होना तो बनता ही था। अलबत्ता मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर नहुसत छाई रही और मैं सारा वक्त मुंह फैलाए बैठा रहा। मेरे अंदर इतनी जिद और हठधर्मी आ चुकी थी कि निकाह हो जाने के बाद भी मैं यही सोच रहा था कि मुझे इससे छुटकारा कैसे पाना है। मैं सोचता रहा। आखिरकार सोचते सोचते मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया और मेरे चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई। मुझे इस अनचाही शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का आइडिया मिल चुका था। अब बस इस पर अमल करना बाकी था। फिर ये गरीब लड़की जिससे मेरी शादी हो चुकी थी मेरी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं रहती और मैं अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी से किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता। मंसूबा तैयार करने के बाद मैं काफ़ी पुरसकून हो गया था, लेकिन अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं बेचैनी से वक्त गुजारने का इंतज़ार करने लगा कि कब शादी के दिन की सारी रस्में पूरी हों और दुल्हन को कमरे में छोड़कर अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं। जब सब अपने अपने रास्ते हो लिए तो मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने की ठान ली, लेकिन साथ ही ना जाने क्यों मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है जो मंसूबा मैंने सोचा था वो इतना ख़तरनाक था कि कोई सुनता तो कांप ही जाता। मैं जितनी जल्दी इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था इतना ही ज़्यादा डर भी रहा था। तमाम कामों से फरागत पाकर जब कमरे में आया, अपनी नई नवेली दुल्हन को बेड पर बैठा अपना मुंतज़िर पाया। इसे देखकर यकदम मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हुईं और मैंने अपना मंसूबा ना चाहकर भी रद्द कर दिया। कौन जालिम शौहर अपने सामने ही इतनी प्यारी लड़की पाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वो भी तब जब वो लड़की उसकी मनख्वाह हो और वो इस पर पूरा हक रखता हो। मैं अपने तमाम तर मंसूबे पर पानी फेरकर और साथ ही कुछ अरसे के लिए लानत भेजकर अपनी बीवी की जानिब कदम बढ़ाया। शादी तो अब हो ही गई थी। अब लड़की अमीर थी या गरीब थी इसका क्या कर सकता था, लेकिन मेरी बीवी खूबसूरत बहुत थी। ऐसे देखकर दिल मज़ीद इसकी जानिब माइल होने लगता। खैर हम दोनों मियाँ बीवी शादी के कुछ दिन तक बहुत खुश रहे। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी और शादी की खुशी में ये भूल गया था
کہ میں نے अपनी बीवी के खिलाफ एक मंसूबा बनाया था। तकरीबन 1 माह गुजर गया। इस दिन मेरी बीवी अपने मायके जाना चाहती थी। मैंने इसे खुशी खुशी इजाज़त दे दी। जाते हुए इसने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बस दुआ कीजिएगा। मैंने कहा कि बताओ क्या है, लेकिन वो बसत रही। कल बताऊंगी। मैंने भी ज़्यादा जिद ना की और उसे मायके छोड़ आया, ये कहकर इसे शाम को वापस ले जाऊंगा। वापस आया तो बहुत दिनों के बाद मुझे अपना मंसूबा याद आया। पहले तो अपना सर पीटा कि इस पर अमल क्यों नहीं किया, लेकिन अब मज़ीद सोचने का वक्त भी नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में आज रात ही मंसूबे को मैंने ये तकमील तक पहुंचाना है। मैं इस वक्त ये भूल गया था कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुई है, और साथ ही इसने किसी सरप्राइज़ देने का जिक्र भी किया था। मैंने अपने मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी शाम को अपने भाई के साथ वापस आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे इसकी खुशी बड़ी अजीब लगी, क्योंकि आज से पहले तो इसको कभी इतना खुश मैंने नहीं देखा था। लेकिन मुझे इस वक्त इन बातों से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे बस अपने मंसूबे को कामयाबी और रज़ादारी से मुकम्मल करना था। खैर वो लम्हा आ ही गया। कोई रात के 3 बजे मैं छत पर गया और अपनी आवाज़ बदलकर चिल्लाकर अपनी बीवी को पुकारा। मेरी बीवी इस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन वो बदली हुई आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठी। पहले तो इधर उधर देखा, जब मुझे ना पाया तो फ़ौरन छत की तरफ आ गई। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा था। वो जैसे ही ऊपर आई, मैंने पहले उसका मुंह बंद किया, इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने इसको इतना मारा कि बिलाखिर इसकी रूह परवास कर गई। इसके जिस्म की हरकत मुकम्मल बंद हो चुकी थी। मैंने इसे लिटाया और हमारी छत पर एक पुरानी टंकी पड़ी थी जो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, तो मैंने अपनी बीवी को इस पानी की टंकी में फेंक दिया और अपना काम ख़त्म करके तमाम सबूत वगैरह मिटाकर मैं सुकून से बेड पर सो गया। मैं खुश था कि मैंने अपनी गरीब बीवी को मार दिया है। क्या दूसरी शादी कर सकता था और किसी अमीर लड़की को हासिल करके अपने ख्वाब पूरे कर सकता था। सुबह हुई तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी भाग गई है। ये बात पहले पूरे घर, फिर महल्ले, फिर रिश्तेदारों और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं रो पीट कर मातम करने लगा, ढोंग कर रहा था, हाय मेरी बीवी भाग गई है। सब लोग मेरी बीवी को बुरा भला कह रहे थे, यहाँ तक कि मेरी बीवी के मायके वाले भी इसे लानत मलामत कर रहे थे। कैसी लड़की है, अपने शौहर की नाकदरी की। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। चलो शुक्र है, जैसा मंसूबा सोचा था वैसा ही कामयाब हुआ। रो पीट कर जब फारिग हुआ तो मैं अपने कमरे में आया। वहाँ मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने 2 दफ़ा कॉल मिस होने दी कि मेरा बात करने को जी नहीं कर रहा, लेकिन जब तीसरी कॉल आई तो तब कॉल उठा ली। जो कोई भी बोल रहा था, इसने जो कहा, इस बात ने सच में मुझे हैरान कर दिया था। कोई आदमी बोल रहा था जिसने मेरी बीवी का नाम लेकर कहा, आपकी बीवी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, पिन को डालकर रकम ले जाएं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से बीवी के मायके फ़ोन करके कॉपिन का कोड पता करना चाहा। इन्होंने कहा कि हाँ, इसने 1 साल पहले एक लॉटरी में हिस्सा लिया था और इसका कोड इसकी टांग पर बंधा हुआ है। ये सुनकर मैं फ़ौरन मोबाइल वहाँ फेंक कर छत की तरफ बढ़ा। पानी की टंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने डर के मारे ढक्कन वहीं छोड़ दिया और बेड पर आकर बैठ गया। लंबी सांसें लेने लगा। मैंने इधर उधर डर के मारे देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। वो टंकी का मंजर तो मेरी आंखों से ज़ाइल ही नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग फ़ौरन काम करना छोड़ गया था। लॉटरी को भूलकर अब एक और मुसीबत मुझे अपने इर्द गिर्द मंडलाती हुई नज़र आ रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ से फ़रार हो जाता हूँ। ये सोच कर ही मैंने बैग में जो 2-4 कपड़े हाथ में आए मैंने ठूंस दिए और बैग पैक करने लगा। ख्याल आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही तो मैंने अपनी बीवी के भागने का ड्रामा रचाया और अब अगर चंद घंटों बाद खुद भी गायब हो जाऊँ तो सबका शक यकीनन मुझ पर ही जाएगा। यह सोचकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं क्या करूं? मेरा यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं था। मेरे आगे खाई और पीछे कुआं था। मेरा दिल था कि उबल उबल कर बाहर आ रहा था।
اور پہلی بار مجھے اپنے لالچ اور خواہش پر انتہائی افسوس ہوا۔ میں نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے سوچا دن دھاڑے نکلوں گا تو سب مجھ پر ہی شک کریں گے، لہٰذا رات کا انتظار کرنا بہتر تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے بیگ پیک کیا، بیگ سائڈ پہ رکھا اور باہر نکل آیا۔ میں جو تھوڑی دیر رونے دھونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اب مجھے گویا ڈر کے مارے چوب لگ گئی تھی۔ اب سب کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، جیسے ہر کوئی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے دن کاٹا، مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا گیا۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا اور آدھی رات کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، تبھی اماں میرے کمرے میں آئیں۔ میں انہیں یوں اچانک دیکھ کر چونکا۔ اماں کی نظریں مجھے کسی گہری بات کا اندیشہ دے رہی تھیں۔ اماں میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں اور اماں نے مجھ سے پوچھا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ دوپہر سے پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ اماں کے اس غیر متوقع سوال سے میں گھبرا گیا۔ میں نے بات بنانے کے لیے کہا، جس شوہر کی بیوی بھاگ جائے وہ پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ میں نے پریشانی سی شکل بنا کر کہا، لیکن اماں نے میری کسی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ تب ہی اماں نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، تیری بیوی کدھر ہے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ بتا مجھے۔ اماں کے اس سوال نے میری گویا بولتی ہی بند کر دی، خوش ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں کو اب مجھ پر شک ہو گیا ہے، اب ان سے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اب وہ مجھ سے سارا سچ جان کر ہی دم لیتی۔ میں نے اماں کو پھر اعتماد میں لے کر سب کچھ الف تا یہ حرف بہ حرف سب کچھ بتا دیا۔ اماں سارا کچھ سن کر ایک دم گویا شوق میں چلی گئیں۔ ان سے کافی وقت تک کچھ بولا نہ گیا، اور جب بولا گیا تو وہ بار بار بس ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ اب نہیں معلوم کہ سچ کیا ہے، اصل کیا ہے۔ اماں ہائے ہائے کیے جا رہی تھی اور میری جان ہوا ہوئے جا رہی تھی۔ اماں نے کہا، مجھے تو لگتا ہے تیری بیوی کو کوئی جادو کرنی یا کوئی آسیب ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میں نے ڈر کے مارے ادھر ادھر نظریں پھیری۔ پھر میں نے اماں کو بتایا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اماں نے بہت روکا کہ مت جاؤ، الٹا مصیبت میں پڑ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، ہم غریبوں کو بھی پسواؤ گے۔ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکلا۔ ابھی میں نکلنے ہی لگا تھا کہ میرے نمبر پر میرے سسر کی کال آنے لگی۔ انہوں نے جو کہا، اس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین سرکا دی۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن تب ہی گھر کے باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ دروازہ نہ کھولیں، لیکن آنے والے تو اندر آ چکے تھے اور ساتھ ہی پولیس فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور میں وہیں سب کچھ دیکھ کر صدمے سے زمین پر بیٹھتا ہی چلا گیا۔ آنے والوں میں سے میرے سسر اور میری ساس موجود تھیں۔ میری ساس نے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھا اور جیسے ہی آگے ہو کر سائڈ میں ہوئی، ان کے پیچھے دیکھ کر میں اور میری اماں کی ایک ساتھ چیخ نکل گئی۔ اس لمحے مجھے اماں کی وہ بات یاد آئی کہ تیری بیوی شاید کوئی عام انسان نہیں، جادوگرنی یا کوئی آسیب ہے۔ یہ سوچ کر ہی میں کانپ گیا۔ میری ساس کے پیچھے جو لڑکی تھی وہ میری بیوی تھی، اور میرے سسر نے جو بات کال پر کی تھی، انہوں نے کہا، تمہاری بیوی بھاگی ہوئی نہیں تھی، تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو ہم لے کر آئے ہیں۔ میری بیوی صحیح سلامت کھڑی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس کو مار کر پانی کی ٹنکی میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی میرا دماغ گھومنے لگا، آخر یہ سب کیا ہے؟ میرے سسر آگے آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ لو، مجھے معاف کر دینا کہ میری تربیت ایسی ہی نکلی، لیکن اب اگر یہ کچھ ایسا کرے تو اسے زندہ زمین میں کاٹ دینا۔ میرے سسر نے میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ قتل کے کیس میں گرفتار کروانے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر وہ لوگ واپس پولیس سمیت چلے گئے، لیکن میرے سوالوں کے جواب ابھی باقی تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے اماں کو سخت چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اماں خود بہت ڈری ہوئی تھیں۔ خیر ہم بھی چاہتے نہ چاہتے اندر گئے جہاں میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے خود بات کا آغاز کیا اور کہا کہ آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے نا کہ ایک مری ہوئی لڑکی یوں زندہ سلامت کیسے سامنے ہو سکتی ہے۔
यकीनन आप लोगों को मेरे ऊपर किसी आसिफ या साई वगैरह का गुमान हो भी रहा होगा। मेरी बीवी हमसे खसूसन मुझसे कह रही थी, लेकिन इसके लहजे में कोई तंज कुछ भी नहीं था। मैं और वहाँ अम्मा इस पर आसिफ वगैरह का सोच रहे थे। इसने शायद हमारे दिमाग पर लिए। मैं और अम्मा इसकी इस बात पर चौंक गए। मेरी बीवी ने हम सबको देखा और कहा, मैं आप सबको बताती हूँ कि आखिर हकीकत क्या थी। फिर इसने बताना शुरू किया कि शादी से पहले जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं राज़ी ना थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे, ऊपर से मुझे यही गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं बहुत खूबसूरत थी और चाहती थी कि किसी ऐसे इंसान से शादी हो जो मेरी कदर करे। मैंने इनकार तो बहुत किया, लेकिन मेरी एक भी ना चली। जब आपसे शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने आप को कोसा था, क्योंकि अमीरी गरीबी को तोल रही थी। इंसान का किरदार बस अच्छा होना चाहिए। इसके बाद मैंने जैसे जैसे आपके साथ वक्त गुजारा, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप गुर्बत की ज़िंदगी से बहुत तंग थे। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। इन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने एक लॉटरी का बताया। मैंने अपने सलामी के पैसों से लॉटरी डाली कि इनाम निकलेगा तो अपने शौहर को गिफ्ट करूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझाया, अगर कभी आपके सामने बात आए तो आप ये कह देना कि लॉटरी 1 साल पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये ना समझे कि मैंने गुर्बत देखकर लॉटरी डाली है। मुझे लगा था कि शायद आपको बुरा लगेगा। खैर, मैं जब इस दिन मायके जा रही थी तो बहन ने बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल गई है। मैं मायके गई तो सोचा खुद ही लॉटरी को पिन कोड देकर निकाल लूँ, लेकिन फिर ख्याल आया जब आपको कॉल आएगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इसलिए मैंने बहन को आपका नंबर देकर कहलवाया आपको कॉल करके खुशखबरी दें। मैंने इस दिन आपको कहा था ना कि आपको सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पास से लॉटरी वाली खुशखबरी थी, और दूसरी ये कि मैं माँ बनने वाली थी। लेकिन इस सब से पहले आपने मुझे कत्ल करना चाहा। जब मैंने आपको वहशी जानवर की तरह मारते हुए देखा तो सांस बंद करने का ड्रामा किया, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी, और यूँ आप मुझे मुर्दा समझकर फेंक कर चले गए थे। जब आप चले गए थे तो मैं उठी और रिश्ते हुए जख्मों के चपके से घर से निकली और अपनी बहन को कॉल की। वो मुझे लेने आई। इसको मैंने सब कुछ बताया। इसने मरहम पट्टी करवाई। मेरी बहन ने कहा कि ये तो कत्ल केस है, आपको गिरफ्तार करवाना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करती, मैंने इसे बताया कि वो मेरे होने वाले बच्चे के बाप हैं। ऐसा मत करो, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने मंसूबा बनाया कि खुद को अगवा का केस बनाकर पुलिस के हवाले किया और वहाँ से मायके कॉल करवाई। मेरी अम्मा अब्बू आए तो इनको बताया कि रात को शौहर के साथ आइसक्रीम खाने गई थी, वहाँ अगवा हो गई थी, और मेरे शौहर को लगा कि मैं भाग गई हूँ। यूँ मैं वापस आ गई और किसी को शक भी नहीं होने दिया। मेरी बीवी ने जब बात ख़त्म की तो मुझे और मेरे घर वालों को हैरत हो रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी वो वापस कैसे आ सकती है। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि मैं अपना एतमाद तो खो चुका हूँ। वो बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से आई है, और ये मौत सा ही था कि मेरे इस कदर मारने और जालिमाना रवैये के बाद भी मेरा बच्चा सही सलामत था। ये सब सोच कर ही मैं अपनी बीवी के कदमों में गिर गया। इससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से तौबा की। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे लॉटरी में निकलने वाले इनाम भी नहीं चाहिए, हम इसे किसी गरीब में बांट देंगे और मैं मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाऊंगा। इसके बाद से ही मेरी बीवी ने वो इनाम गरीबों में बांट दिया और मैंने लालच से तौबा करके बहुत मेहनत से कमाना शुरू किया। मेरी बीवी बहुत अरसे तक मुझसे दूर रही थी, लेकिन जब अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा तो मेरी बीवी का दिल नरम हो गया। वैसे ही मैं इसका बहुत शुक्रगुजार था। इसके बाद इसकी मोहब्बत ने मेरी दुनिया ही बदल डाली। इसकी मोहब्बत ने मेरी दुनिया ही बदल डाली। दुनिया ही बदल डाली। दुनिया ही बदल डाली। दुनिया ही बदल डाली।